नमस्कार दोस्तों, खरी खरी लेकर आप सबके बीच हाजिर हूं मैं राजीव। और जानते हैं आपकी ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। जरा स्वामी जी को भी स्क्रीन पर ले आइए। और स्वामी जी, स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में खरी खरी में। और बात खरी खरी हम करते हैं इस पूरे लगभग आधे घंटे के कार्यक्रम में, और आपकी टिप्पणी बहुत अहम होती है। और आज जो बात हम रखने वाले हैं, करने वाले हैं यहाँ, वो ये कि अब मोदी को सुप्रीम कोर्ट दिखाएगा आईना। कैसे आईना दिखा रहा है उसका एक नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली टिप्पणी उसी पर चाहूँगा। संजय कुमार मिश्रा को आप जानते हैं, ईडी के यानी प्रवर्तन निदेशालय या कहें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो प्रमुख हैं, डायरेक्टर हैं, उनका कार्यकाल आज 15 सितंबर को समाप्त हो रहा है। वो आप याद कीजिए कि ईडी के ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो ये था कि इनकी नियुक्ति अवैध है और 31 जुलाई तक इनको 31 जुलाई को रिटायर हो जाना चाहिए। और उसके बाद जब लास्ट वीक ऑफ जुलाई आता है तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सरकारी वकील पहुंचते हैं और वहां फिर किसी भी ढंग से ये मनाने में सुप्रीम कोर्ट को सरकार सफल हो जाती है कि ईडी के कार्यकाल को किसी भी ढंग से हमें 15 अक्टूबर तक चाहिए, क्योंकि एफएटीएफ जो है वहाँ पर बहुत सारा काम यानी विदेशी काम जो है, विदेशी वित्तीय घपलेबाजी कहीं हुई हो या कुछ और हुआ हो, उसकी जांच चल रही है। और इसके लिए ज़रूरत है कि संजय कुमार मिश्रा ईडी के रूप में, डायरेक्टर के रूप में तैनात रहें। सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल टास्क फोर्स को सामने रखते हुए इनके इस कार्यकाल को 15 सितंबर तक यानी आज तक बढ़ाने के लिए मान जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये आखिरी दिन, उनके फैसले के अनुसार संजय कुमार मिश्रा का ये आज आखिरी दिन है। और आखिरी दिन में आज जिस वक्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी तक ये फैसला सरकार की तरफ से नहीं आया है कि कल से, आज जब ये रिटायर हो रहे हैं तो कल से आखिरी दिन है, तो कल से इनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा। यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ स्वामी जी कि, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मामले, और क्यों हम लिख रहे हैं कि मोदी को सुप्रीम कोर्ट दिखाएगा आईना, ये सब हम धीरे धीरे अगले आधे घंटे में परत खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मसले को कैसे आप देखते हैं? संजय कुमार मिश्रा क्या इतने इंपॉर्टेंट हैं कि 15 अक्टूबर तक, आज हो सकता है कि सरकार ये भी कहे कि 1 महीने के लिए हम और चाहते हैं क्योंकि हमारा जो काम है पूरा नहीं हुआ है। कितने महत्वपूर्ण है संजय मिश्रा? देखिए, ये जो घटना है, इस घटना को एक परिप्रेक्ष्य में देखिए। एक बार क्या हुआ कि युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण गया कि महाराज मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम 2 दिन के बाद आना। तो भीम को जब ये पता चला तो उन्होंने नगाड़े और ढोल बजाने शुरू कर दिए। युधिष्ठिर ने कहा, भीम तुम ये क्या कर रहे हो? तो भीमसेन ने कहा कि महाराज मुझे ऐसा लगा कि आपने काल को जीत लिया है। ये तो चलिए सुप्रीम कोर्ट है, आप चले गए कि संजय मिश्रा जी को आप इसलिए रोक दीजिए कि उनके बिना ईडी का काम नहीं चल सकता। राजीव जी आप सोचिए, ये हम लोगों के जो शरीर हैं, हम लोग नश्वर शरीर हैं, और अगर किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो जाए कि एक आदमी के न रहने से वो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो जाए, और ऐसे विभाग की, ईडी की, जो कि इतना महत्वपूर्ण विभाग है, इसका मतलब जो नीचे के अधिकारी हैं, जो जॉइंट डायरेक्टर्स होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे, डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे अधिकारी होंगे, क्या आपका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इतना कमजोर हो गया है? देखिए, ये होता है ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कि एक आदमी के न रहने से काम न चले। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, जो सरकार का ये व्यवस्था है कि जिसमें फाइल जो चलती है सरकार में, वो नीचे से ऊपर तक चलती है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी एक तांत्रिक व्यवस्था में निर्णय लेता है। तो जब ये फाइल सब देखते हैं, नीचे से ऊपर तक देखते हैं, सबको हर केस के बारे में पता है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये स्थिति कैसे आ गई कि संजय मिश्रा के बिना काम नहीं चलेगा? हास्यास्पद स्थिति थी। इसका मतलब ये था कि संजय मिश्रा इतने इंडिस्पेंसेबल सरकार के लिए नहीं, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए नहीं, मोदी जी के लिए इतने इंडिस्पेंसेबल हो चुके हैं कि बिना संजय मिश्रा के मोदी जी का काम नहीं चल सकता। सरकार का काम तो देखिए किसी के बिना भी चल सकता है, बिना नेहरू जी के चला, बिना इंदिरा गांधी के चला, बिना अटल जी के चला, और बिना मोदी जी के भी चलेगा। ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जिसमें सेकेंड लाइन ऑफ कमांड होता है। अगर सेकेंड लाइन ऑफ कमांड नहीं हो है, इसका मतलब आपका पूरा सिस्टम जो है,
ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया है, जिसे मोदी जी को मान जाना चाहिए। जी, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाना, बहुत बड़ी बात यहां कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। ये एक्सटेंशन वाली सरकार, एक्सटेंशन पर चल रही सरकार, बार बार कहा जाता है, जितने भी टॉप टू बॉटम आप देखिए कितने लोग एक्सटेंशन पे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी मोदी सरकार में एक्सटेंशन पे हैं, ये ईडी साहब एक्सटेंशन पे हैं, सीबीआई एक्सटेंशन पे, तमाम लोग एक्सटेंशन पे। ये एक्सटेंशन वाली सरकार और पीछे जो लोग लगे हुए हैं अभी तक और बिना ऊपर पहुंचे हुए, बिना प्रमोशन के वो रिटायर हो रहे हैं, वो भी तो दुखी हो रहे होंगे। स्वामी जी, उन लोगों का क्या जो लगातार अपने जीवन का पूरा, मतलब आप 25 साल 30 साल की उम्र में नौकरी में आते हैं और रिटायरमेंट होते होते धीरे धीरे पदोन्नति यानी कि आपका प्रमोशन होता जाता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल लगातार, एक नहीं 3 4 5 एक्सटेंशन देकर के आप लोगों को रखते हैं अपने साथ, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि यही जो कुनबा है, यही जो अधिकारी है, यही मुझे बचाएगा, ये मेरी बातों को आगे तक लेके जाएगा, जैसा चाहता हूं वो होगा। ये एक्सटेंशन वाली सरकार भी कही जा रही है इसलिए मोदी जी की सरकार को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां है कि पीछे जो अधिकारी हैं वो भी तो नाराज हो रहे होंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं परेशान तो हो रहे होंगे ना। और अगर वो ऐसा है तो एक कुनबा ये भी तो तैयार हो रहा है जो नाराज सरकार से नाराज वाले अधिकारी माना जाए। देखिए राजीव जी, ये जो अधिकारी हैं जिनका एक्सटेंशन हो रहा है, ये नहीं बचा पाएंगे मोदी जी को, अमित शाह जी को, ये सरकार को नहीं बचा पाएंगे। और आपने पूछा कि जिन अधिकारियों का प्रमोशन नहीं हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो फाइल की फोटोकॉपी करा रहे हैं, सूचना एकत्रित कर रहे हैं। और जब ये सरकार बदलेगी उसके बाद इतनी किताबें लोग लिखेंगे, जो दामोदरन साहब ने, सेबी वालों ने लिखी है, जो डिप्टी गवर्नर आपके आरबीआई के हैं उन्होंने किताब लिखी है। देखिए ये लोग अभी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर टाइम, ये फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, ये सूचना एकत्रित कर रहे हैं और इसी से मोदी जी घबराते हैं, सरकार इसी से घबराती है। आज अगर किसी व्यक्ति को, ऐसे आदमी को बिठा दिया गया जो इस बात से दुखी था कि संजय मिश्रा जी को एक्सटेंशन मिला और सेकंड लाइन इन कमांड था, उसको प्रमोशन नहीं मिला, जिस दिन वो कुर्सी पे बैठेगा वो सब चीजों का पर्दाफाश कर देगा। और अगर सरकार बदल गई उसके बाद वो ऐसा पर्दाफाश करेगा कि बस सब एक दूसरे को आईना दिखाते रहेंगे और आईना देख देख के सत्ता पक्ष परेशान हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ उनको आईने ही दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चारों तरफ आईना और आईना ही आईना। देखिए एक नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में चलिए। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि नेटफ्लिक्स देखने से अच्छा है कि यूट्यूब पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही देखिए। देखिए स्वामी जी, छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं कि आप यूट्यूब पे जाकर या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, आपके घर में अगर स्मार्ट टीवी है जिसमें आप इंटरनेट के जरिए आप सब देख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका कहना है कि आप जो देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या और भी ऐसे दूसरे चैनल्स देख रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप यूट्यूब पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही देखिए। क्या ये आईना दिखाना है या कुछ और है? इसके क्या निहितार्थ हैं जरा स्वामी जी? राजीव जी, मैं देखता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही देखता हूं और मैं वास्तविकता में, सच्ची बात बता रहा हूं राजीव जी, मैं इतना ज्यादा प्रभावित होता हूं। मुझे लगता है कि ये जो वकील वहां जिरह करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय वहां पे प्रश्न पूछते हैं, मुझे लगता है, मैं तो बिल्कुल, ज्ञान नहीं है मेरे अंदर, तो ज्ञान का एक लेशमात्र शब्द नहीं है, इतने ज्ञानी लोग हैं। जो जिरह होती है मैं सुनता हूं, अक्सर सुनता हूं। तो ये जो चंचूड़ साहब ने कहा है, वास्तविकता में अगर आदमी को अपना कद नापना हो तो बुद्धिमान लोगों को सुने। और सुप्रीम कोर्ट में जो जिरह होती है, अक्सर मैं देखता हूं, इतना अच्छा लगता है, इतना प्रभावित होता हूं कि भारत जो है प्रतिभाओं से भरा हुआ है। और उन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंचूड़ साहब को इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन बोर्ड है उनसे हटाकर किसी येल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को, मैंने जो 6 दिन का उन्होंने एक डिप्लोमा प्रोग्राम, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया था और आगे कह दिया मैं येल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के मेंबर, मास्टर ऑफ आर्ट्स या येल यूनिवर्सिटी के इस प्रकार के तथाकथित ग्रेजुएट से बेहतर है। और मैं तो चाहूंगा कि जो ये इस प्रकार की पोस्टिंग हुआ करे और सिलेक्शन बोर्ड हुआ करे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जज ही हो, केवल सुप्रीम कोर्ट सिलेक्शन करे।
क्योंकि देखिए देश की भावना आज की तारीख में, देश अगर किसी पे विश्वास करता है और थोड़ा बहुत विश्वास करता है, या बहुत चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद तो क्या बहुत ज्यादा विश्वास करता है, और उस समय भी करता था जब बड़े राज्यसभा के मेंबर्स बनने वाले और गवर्नर बनने वाले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तब भी लोगों ने इसलिए सहन कर लिया कि लोग सुप्रीम कोर्ट को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो मैं तो चाहूंगा जो भी सिलेक्शन हो, वो सिलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी भी अगर ये कमेटी बदलते हैं और नया ये अध्यादेश लाते हैं, उसके बावजूद ये मंजूरी तभी होनी चाहिए जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका अनुमोदन करें। बिना उनके अनुमोदन के किसी भी जिसका चरित्र उसके संदेह के दायरे में हो, उसको अप्रूवल ना मिले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड अप्रूव all the appointment made by the central government or any committee appointed by the central government. जी, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ईडी पे अगर आते हैं कि ईडी जो है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, तो आपको बता दूं कि ईडी जैसे अब संजय कुमार मिश्रा साहब की नियुक्ति कैसे हुई होगी। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार, हालांकि इसमें अब चेंज करने जा रहे हैं, ये प्रावधान भी चेंज हो रहा है। प्रावधान इतने ही नहीं चेंज हो रहा है, बल्कि प्रावधान जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं, लेकिन उनको भी अब ये जो 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र आ रहा है, उसमें एक नया जो अधिनियम है, बिल है, उसको पारित करवाने की कोशिश होगी और कानून बनाने के लिए की तैयारी है सुप्रीम कोर्ट के CJY को वहां से हटाने के लिए। यानी अब वहां भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा, यानी चुनाव आयोग अब सरकार की मुट्ठी में होगा, ये कह सकते हैं। इसलिए भी क्योंकि वहां 3 लोग होंगे, एक तो प्रधानमंत्री हैं ही, दूसरे CJY थे, और तीसरा वहां पे जो था वो था विपक्ष का नेता, यानी अभी अधीर रंजन चौधरी। लेकिन अब जो होने जा रहा है स्वामी जी, यहां CJY को, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज की तारीख में DY चंद्रचूड़, इनको अब हटा करके यहां सरकार के द्वारा मनोनीत एक मंत्री होगा। सरकार नहीं बल्कि मोदी कैबिनेट का एक मंत्री होगा। अब यहीं से खेल शुरू होता है कि जब तीसरा आदमी जो CJY है वो हट गया और वहां सरकार का एक आदमी आ गया, मंत्रिमंडल का एक आदमी आ गया, यानी मोदी जी का एक आदमी मोदी जी के साथ बैठ गया। अब सोचिए कि मोदी जी हैं उस कमेटी में, अमित शाह जी हैं उस कमेटी में, और अधीर रंजन चौधरी हैं उस कमेटी में। फैसला कौन लेगा? क्या अधीर रंजन चौधरी फैसला करेंगे, या अधीर रंजन चौधरी जिस नाम पर मुहर लगाएंगे, जो कहेंगे कि अच्छा अमुक आदमी को बना दो अब चुनाव आयुक्त, क्या मोदी जी और अमित शाह तैयार होंगे? एक बड़ा सवाल है। और यहीं से खेल गड़बड़ झाला जो है, गड़बड़ घोटाला, यहां समझ में आता है कि हो क्या रहा है। और वैसे ही अब सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज को, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार आईना दिखा रहा है, जिसकी बात हम कर रहे हैं। आखिर 31 जुलाई को अगर ये साहब संजय कुमार मिश्रा रिटायर हो गए थे, तो आज की तारीख में 15 तारीख को जब फाइनली रिटायरमेंट की बात आ गई है, सुप्रीम कोर्ट का भी वो आज समय खत्म हो चुका है, तो अभी तक एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था कि ईडी का अगला डायरेक्टर कौन होगा। लेकिन अगला डायरेक्टर नहीं। क्या आपको लगता है स्वामी जी कि यहाँ कहीं ना कहीं सरकार कुछ छिपा रही है, सरकार कुछ जो अंदर खाने, और अभी सुप्रीम जो संसद का विशेष सत्र आने वाला है उसके भी नोटिफिकेशन आ गए हैं कि कौन कौन से लोग यहाँ पे, कौन कौन से बिल्स जो हैं उसको लाए जाएंगे। 4 बिल स्पेशली बताया गया है, लेकिन कांग्रेस के जयराम रमेश का कहना है कि कुछ ना कुछ छिपा रही है, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आखिरी वक्त में ये लेके आ जाएंगे। यहां भी ऐसा ही लग रहा है क्या संजय मिश्रा के मामले में भी? देखिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जयराम रमेश ने जो बात कही है, मुझे भी ऐसा लगता है कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं। और अगर जो आपने कमेटी सजेस्ट की कि माननीय मोदी जी हों, माननीय अमित शाह जी हों और अधीर रंजन चौधरी हों, तो हो सकता है जय शाह को ये नया CC बना दें, क्योंकि जय शाह का भी टर्म BCCI का शायद खत्म होने वाला है। उन्हें एक स्पेशल एक्सटेंशन दे दिया गया है जो सौरभ गांगुली को नहीं मिला है, जय शाह को मिला है। तो अगर अमित शाह, और गुजराती भी हैं जय शाह, अमित शाह, माननीय अमित शाह जी के सुपुत्र भी हैं, और उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से की है, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से उनको क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और अब क्रिकेट बोर्ड में रह चुके हैं, तो उनको कानून का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। तो हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो माननीय जय शाह जी हो जाए। परिवारवाद का ये तो सारी बीमारी जो है वो तो कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी के अंदर तो बीमारी है नहीं
परिवारवाद की, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये हो कि इसके लिए जरूरी नहीं कोई ब्यूरोक्रेट हो या लॉ के कोई नॉलेज रखने वाला आदमी सीसी का चेयरमैन बने, कोई भी आदमी जो प्रतिभावान हो उसको बनाया जा सकता है। हो सकता है जय शाह अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए। जी, हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं। तो चलिए, अभी तो हालांकि बीसीसीआई वो संभाल रहे हैं एज ए सेक्रेटरी जनरल, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस ढंग से नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। और 15 अक्टूबर तक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की डिमांड की गई थी सरकार की तरफ से, वो डिमांड सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है। उसके बाद 15 सितंबर तक की बात होती है, आज 15 सितंबर है और आज अभी तक अगला ईडी डायरेक्टर कौन होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कौन होगा, या ये कहें कि अगला प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक कौन होगा, तो ये आपको हमको किसी को अभी तक पता नहीं है। और इस वक्त जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो 3 बजने को है और इसके बाद अब रात को या शाम तक, देर शाम तक कोई फैसला कुछ बात दर से आए। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बातें यहाँ कह रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और भी सुप्रीम कोर्ट की आई है जहाँ अभी लग रहा है कि आईना दिखाने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि जो आपराधिक मामलों में लिप्त एमएलए एमपी हैं उनको 6 साल चुनाव से जो है वो बाहर किया जाए। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मामला है वो बीजेपी के लोगों के ऊपर है। यहाँ आपराधिक मामलों में लिप्त की बात हो रही है, उनके ऊपर सज़ा जो है वो फाइनल होने की बात नहीं है। जैसे ही उनके ऊपर ये मामला चलता है उसके बाद से ही ये बात होती है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा अपराधी जो हैं वो बीजेपी के एमएलए एमपीज़ के हैं, जो एडीआर के की जो रिपोर्ट है उस आधार पे कह रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ आप देखिए आईने की बात हो रही है मोदी सरकार को, और इसलिए यहाँ हम लिख भी रहे हैं कि मोदी को सुप्रीम कोर्ट दिखाएगा आईना। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ स्वामी जी कि ईडी डायरेक्टर को लेकर के आखिर सोचा क्या जा रहा होगा। हम लोगों ने एक बात की थी, आप याद कीजिए, कि एक नया पद बनाने की बात हो रही है जिसमें जितने भी हैं, सीबीआई है, ईडी है, इन सब के ऊपर एक को बैठाया जाएगा। जैसे रॉ में एक आदमी बैठा हुआ ऊपर रहता है, वैसे क्या आपको लगता है कि इस तरह का भी कुछ आ सकता है? देखिए, कुछ भी होगा, ये जरूर होगा कि पहली बात तो मैं जो अपेक्षा करता हूं वो गुजरात काडर का कोई अधिकारी होगा, गुजरात का रहने वाला होगा, ये मैं जानता हूं। दूसरी बात, वो कोई सवर्ण होगा, वो कोई आदिवासी एससी एसटी बैकवर्ड नहीं होगा, वो सवर्ण होगा। ये 2 चीज तो मैं जानता हूं। अब संजय मिश्रा जी को वो सब विभागों के ऊपर बिठा दें या न करें, ऐसा उनको कोई ऐसा पद दे दें, लेकिन संजय मिश्रा जी को मेरे ख्याल से वो रिटायर नहीं करेंगे। मुझे ये लगता है ईडी का जो डायरेक्टर बनेगा या जो भी पद पाएगा वो गुजरात काडर का होगा, सवर्ण होगा, और उत्तर प्रदेश बिहार का कोई शायद नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, वो गुजरात का होगा। गुजरात का होगा जब बात आती है तो बात फिर बहुत दूर तक जाती है दोस्तों। और यही यहाँ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गुजरात का ही क्यों, देश में सिर्फ गुजरात ही है या कुछ और भी है। ऐसे आप देखिए स्वामी जी, गुजरात बहुत कुछ शिफ्ट कराया गया था। गुजरात में जब इलेक्शन था तो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट किया गया था, और उस प्रोजेक्ट ने, जिसमें विदेशी एक बड़ी कंपनी थी फॉक्सकॉन, आपको याद होगा, और इकोनॉमी अर्थशास्त्र को बहुत नज़दीक से आप देखते हैं, उसने भी हाथ खींच लिया था। और उस प्रोजेक्ट से गुजरात भी तो अब जाना नहीं चाहते हैं लोग। गुजराती भले यहाँ आ जाएं, लेकिन गुजरात कंपनियाँ नहीं जाना चाहती हैं। और सब कुछ गुजरात की जो जुडिशरी है, इस पर कई बार उंगली उठाई गई हैं, और गुजरात की जुडिशरी ने ही राहुल गांधी को सज़ा दी थी, 2 साल की मैक्सिमम सज़ा। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 2 साल की मैक्सिमम सज़ा इतने सारे पन्नों में आप लिख करके दे दिए कि इनको क्यों दिया जा रहा है, लेकिन आपने कहीं ये नहीं लिखा कि 2 साल की मैक्सिमम सज़ा क्यों। यहाँ भी तो आईना दिखाने वाली बात थी गुजरात के लिए, और गुजरात से आए हुए 2 लोगों, खासकर मोदी जी और अमित शाह के लिए, क्योंकि अमित शाह के हाथ में गृह मंत्रालय है। जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, इसी प्रकार का एक केस संजय सिंह पे भी चल रहा है, आम आदमी पार्टी वालों पे, और वहां भी इसी प्रकार की दलील वहां के कोर्ट दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप देश में कहीं भी रहते हो, आपने कहीं भी स्टेटमेंट दिया हो, जुरिडिक्शन कहीं का भी हो, गुजरात कोर्ट जो है वो निर्णय ले सकता है। लेकिन चलिए ठीक है, 7-8 महीने की बात है, गुजरात
जो कोर्ट है उनको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि जुडिशरी के खिलाफ हम कुछ बोलते नहीं और जुडिशरी को हमेशा प्रणाम होता है। लेकिन देखिए, अब समय आने की बात है, 8 महीने के बाद। अब देखिए, बिहार का प्रधानमंत्री होगा या कर्नाटका का होगा या महाराष्ट्र का होगा या उत्तर प्रदेश का होगा, समय बताएगा। लेकिन मैं तो यही आशा करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जुडिशरी कम से कम डाउट के बियॉन्ड होनी चाहिए। जुडिशरी को न्यायपूर्ण, और जिस प्रकार का राहुल गांधी पे निर्णय हुए हैं राजीव जी, उससे एक ऐसा प्रश्न सबके दिमाग, पूरे हिंदुस्तान के दिमाग में खड़ा हो गया है कि इस प्रकार की टिप्पणियों पे अगर इस प्रकार का दंड मिलेगा तो इससे तो मेरे ख्याल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी संसद में बैठते हैं, शायद ही कोई एक आदमी ऐसा हो जिसने इससे भीषण या इससे ज्यादा गंभीर बात पब्लिक मीटिंग में न कही हो। बल्कि ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं जो खुलेआम हिंसा को भड़का रहे हैं, जो देश को बांटने की बात कर रहे हैं, जो धर्म और जाति को इलेक्शन में यूज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निषेध है जिसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात इतना महान प्रदेश है, इतने बड़े बड़े मेरे आदर्श गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार से 9 साल के अंदर गुजरात की प्रतिष्ठा को गिराया गया है, मुझे दुख होता है। और गुजराती भी मुझे लेटर लिखते हैं, ईमेल करते हैं, फोन करते हैं, कहते हैं स्वामी साहब जितने परेशान आप हैं उससे ज्यादा हम परेशान हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें अब इसको भोगना है, इसको झेलना है, आप हमको बचाइए, आप आगे बढ़ाइए चीजों को, हम भी आगे बढ़ाते हैं। तो कम से कम गुजरात की जो अच्छी छवि है, गुजरात जो द्वारकाधीश का इलाका है, उस इलाके की प्रतिष्ठा बढ़े और 8 महीने के बाद बिहार का या महाराष्ट्र का या कर्नाटका का या तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का कोई प्रधान सेवक बने और गुजरात को भी न्याय मिले, पूरे देश को न्याय मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड जो है NJDG का जो घोषणा हुई है अभी कुछ दिनों पहले, उसको लेकर के CJI चंद्रचूड़ ने, DY चंद्रचूड़ ने इसकी सराहना की है, केंद्र सरकार की सराहना की है कि हाँ ये अच्छा काम है। लेकिन सराहना के पीछे एक बात भी, एक मकसद भी है। मकसद ये है कि जो कहा गया है कि पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इससे, यानी कि आप और न्याय प्रदान करने की प्रणाली में तेज़ी आएगी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या पारदर्शिता है इस सरकार में, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि पारदर्शिता चाहिए, और इसीलिए कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स की जगह यूट्यूब पर हम जो कर रहे हैं, हमारी जो कार्रवाई हो रही है, यानी कि जो प्रोसीडिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, उसको देखिए, उसमें जो ज़िरह और जिस ढंग से बातें हो रही हैं उसको देखिए। जनता को देखना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ये छोटी मोटी बात नहीं है। कोर्ट के अंदर और कोर्ट के नाम से लोग घबराते हैं, लेकिन कोर्ट भी अपनी पारदर्शिता को, अपनी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सही है। लेकिन क्या सरकार इस बात को कर रही है? आप देखिए RTI को कैसे धीरे 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 खत्म किया जा रहा है। आज भी लोग पूछते हैं कि PM केयर फंड को RTI के दायरे में आप क्यों नहीं लाते हैं, जब PM केयर फंड जिसमें पैसे इतने दिए गए कोरोना काल में, उसको आप RTI के दायरे में क्यों नहीं लाते हैं, ये पूछा जाता है। कई बार हमारे साथी लिखते हैं कि इसके बारे में आप लोग चर्चा कीजिए। तो यही तो पारदर्शिता की बात है, ट्रांसपेरेंसी की बात है स्वामी जी। देखिए, अगर आप एक पोल करवाएं और ये लोगों से पूछें आज तक का सुप्रीम कोर्ट पे सबसे ज्यादा विश्वास जनता का किस पर है, राजीव जी मैं निसंकोच कह सकता हूं आज का जो सुप्रीम कोर्ट है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब हैं, इनकी प्रतिष्ठा आज तक में सबसे श्रेष्ठ। और उनका अगर सामाजिक जीवन देखें, उनका इतना इतना विशाल व्यक्तित्व है उस आदमी का, उनका जो जिस प्रकार से वो सेवा करते हैं और जिस प्रकार से बिल्कुल डाउन टू द अर्थ व्यक्ति हैं, तो अगर उस आदमी को कमेटी से निकालने का प्रयास होता है, यही सिद्ध करता है कि पारदर्शिता नहीं। देखिए, जिस व्यक्ति पे आज चंद्रचूड़ साहब पे पूरे देश का विश्वास है, भक्तों को छोड़ दीजिए आप 10-12%, 88% के आप पोल कराएंगे, अभी पोल करा के देख लीजिए, कम से कम 90% लोग कहेंगे कि चंद्रचूड़ साहब ने देश की प्रतिष्ठा को, न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अगर सरकार उनको कमेटी से बाहर करना चाहती है, इसका मतलब ये सरकार चंद्रचूड़ साहब से और सुप्रीम कोर्ट से डरती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे निर्णय ले रहा है जो जनता को ठंडक दे रहे हैं, जनता को राहत दे रहे हैं। तो पारदर्शिता की बात
एक्सपेक्ट करना और ऐसे प्रश्न पूछना राजीव जी मेरे ख्याल से कोई मायने नहीं रखते। जी, ये आप बात सही कह रहे हैं कि ये मायने और लेकिन पारदर्शिता चाहिए, और ये बात सुप्रीम कोर्ट का कहना है, कहीं ना कहीं आईना दिखाने वाली बात है मोदी सरकार को कि आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, और ट्रांसपेरेंसी संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने घटाने आगे बढ़ाने या आप एक्सटेंशन वाली सरकार जो चला रहे हैं उसमें भी रखिए। आखिर क्या कारण है, क्यों है कि आप अपने कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर के ईडी तक, ईडी के डायरेक्टर तक आप कहीं ना कहीं सबके कार्यकाल को बढ़ाते आ रहे हैं? आपके पीछे जो लोग हैं वो भी तो चाहेंगे कि हमारी नौकरी जो इतने साल की है उसमें हमको प्रमोशन मिले। आप वहीं पे उनको रिटायर कर दे रहे हैं। कई लोगों से बात होती है, पर्सनली बात होती है कई अधिकारियों से स्वामी जी, तो उनका यही कहना रहता है कि हम तो जहां थे वहीं रह गए और पिछले 9 साल में प्रमोशन पाया ही नहीं। प्रमोशन अगर पाया भी और इस 9 साल में अगर प्रमोट होकर के उस जगह तक पहुंचते, सपोज संजय मिश्रा जिनको तीन बार का एक्सटेंशन मिल गया, संजय मिश्रा अगर 3 बार पहले यानी मान लीजिए 3 साल पहले रिटायर हो जाते तो कम से कम कुछ नहीं तो गिरी से गिरी हालत में 2 और एनफोर्समेंट डायरेक्टर हो चुके होते। और जब आप प्रमोट होते हैं तो आपको उस हिसाब से सैलरी मिलती है, आपका पेंशन, आप जब उसके बाद आप जब रिटायर होते हैं तो पेंशन की कैटेगरी भी आपकी वैसी ही बनती है। आप हर चीज से कहीं ना कहीं आपको दूर रखा जा रहा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहें जाती हैं। चंद्रचूड़ साहब अभी अगले साल सितंबर तक उनको रहना है, तो और इसी बीच चुनाव भी होना है, एक लंबा वक्त है। उस हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं। और ऐसे में आज जब अभी तक ईडी, आज आखिरी कार्यकाल उनका, आखिरी दिन, शायद उनके रिटायरमेंट के लिए जब एक अधिकारी रिटायर होता है, एक कर्मचारी रिटायर होता है, तो शाम के वक्त उनको विदाई दी जाती है, विदाई समारोह होता है। शायद अभी तक उसकी खबर नहीं आई है, कोशिश करूंगा कि ईडी के डायरेक्टरेट में ऑफिस में चल क्या रहा है, विदाई समारोह की तैयारी हो रही है या आगे कहीं और बैठाए जाएंगे, उसके लिए कुछ और तैयारी हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है स्वामी जी। एक कमेंट और चाहूँगा आपसे कि आखिर इससे एक मैसेज क्या जाता है? आप एक्सटेंशन में सरकार चला रहे हैं, देश की जनता को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, या पड़ता है? आपका नजरिया। देखिए, देश की जनता पे तो फर्क क्या पड़ता है, देश की जनता तो ये समझ गई है इस सरकार की कार्य प्रणाली क्या है। देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, राजीव जी आप खुद सोचिए, मैं देख रहा था जिन जवानों की, कर्नल की मौत हुई है, शहादत जिस कर्नल ने दी है, उसकी मां को मैंने सुना, उसके भाई को सुना। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जो है उसका हृदय रो देगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। और जो लड़का हुमायूं भट्ट करके, जो डीएसपी जिसकी और उसके पिता आईजी ही पद से रिटायर हुए थे, 3 महीने की बिटिया है उसकी, 3 महीने की बिटिया। और जो लोग ये अल्पसंख्यकों को और क्रिश्चियनों को और मुसलमानों को सारे दिन गालियां देते रहते हैं, उनको बदनाम करते रहते हैं, उस बच्चे ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। और मेरे प्रधान सेवक और मेरे नेता, निर्लज्ज नेता, वहां फूल बिखेर रहे हैं, फूल उड़ा रहे हैं और ऐसा हर्षोल्लास कर रहे हैं। और वास्तविकता में पूरा देश जानता है इनकी कार्यप्रणाली क्या है। ये लोग संवेदनहीन लोग हैं। अगर किसी के भी, राजीव जी, शरीर के अंदर दिल नाम की कोई चीज है और दिमाग नाम की कोई चीज है, शर्म से डूब जाएगा वो। तो जनता की बात तो छोड़ दीजिए, जो लोग बिल्कुल भाव शून्य हो चुके हैं, जिनका मस्तिष्क जो है पंगु हो चुका है, वो इन चीजों को नहीं समझ रहा है। देखिए, इस देश की महिलाओं के दर्द को, इन देश के सेना के जवानों के दर्द को, इस देश के बेरोजगारों के दर्द को, अग्निवीर में गए बच्चों को, और जो बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है और व्यापार जिस तरह से ठप हो रहे हैं, अगर ये संवेदनहीन लोग उसके दर्द को नहीं समझते हैं तो इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? जनता तो केवल उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन जाके ईवीएम में उंगली लगा के बटन को दबाना है, जिस उंगली का महत्व शाहरुख खान ने जवान में जनता को बता दिया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बटन दबाने की बात है, बस बटन दबाइए और आने वाले समय में आपको कैसी सरकार चाहिए इस पे ये आपको तय करना है। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस सरकार में बहुत सारे अधिकारी एक्सटेंशन पे चल रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का भी पूछना है। सुप्रीम कोर्ट कई अलग अलग ढंग से मोदी सरकार को आईना दिखा रहा है और उसमें एक आईना उसने पहले दिखा दिया था जिसमें बताया था कि अवैध रूप से, यानी
इनकी नियुक्ति ही अवैध है। उन्होंने कहा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय या ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति अवैध है, ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दलील दी गई सरकार की तरफ से कि इनका रहना बहुत ज़रूरी है और किसी भी हाल में आप 15 अक्टूबर तक संजय मिश्रा की नियुक्ति को उनके पद को बढ़ा दीजिए। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर की जगह 15 सितंबर तक का समय दिया था। आज 15 सितंबर है और आज वो तारीख खत्म हो रही है, वो दिन खत्म हो रहा है। और इसके बाद अब संजय मिश्रा क्या आगे बने रहेंगे या संजय मिश्रा को कहीं और बैठाया जा रहा है? क्या संजय मिश्रा को जो कहा जा रहा था कि उनके लिए एक नया पद जिसमें सीबीआई, ईडी ये तमाम होंगे और इनके ऊपर डायरेक्टर्स के ऊपर एक नया पद दिया जाएगा? क्या संसद का जो विशेष सत्र आ रहा है उस सत्र में इस पर चर्चा होगी? उस सत्र में कोई नया बिल आएगा इनके लिए? या संजय मिश्रा को कहीं का राज्यपाल बना दिया जाएगा या उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा? कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, ये लोग मान रहे हैं, सामान्य लोग जो जानते हैं वो मान रहे हैं स्वामी जी। इसीलिए ये बात हम यहाँ रख भी रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब अभी से 3-4 घंटे बाद आपको जरूर पता चल जाएगा। शाम को जब हम मिलेंगे न्यूज पॉइंट में तो बहुत सारी चर्चा करेंगे 7 बजे से, लेकिन उससे पहले 4 बजे बुशरा खानम लेकर आएंगी अपना नज़र और नज़रिया, उसे देखना मत भूलिए। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत कुछ यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है कि कैसे मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट आईना दिखा रहा है। इस पूरे पिछले आधे घंटे के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि कैसे अलग अलग मसलों पे पारदर्शिता के नाम पे, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे या और किसी नाम पे घेरा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन पॉपुलिस्ट सरकारें जो होती हैं वो अपने हिसाब से चलती हैं। अभी उसी हिसाब से चल रहे हैं मोदी जी। और सबसे बड़ी बात यह है स्वामी जी कि मोदी जी की सभाओं में भी अब कुर्सियां खाली रहने लगी हैं। मोदी जी की सभाओं में अभी तक हम ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह ये सुन रहे थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में, चुनावी रैलियों में अगर कुर्सियां खाली रह रही हैं तो चुनाव नज़दीक है, रिजल्ट आप सबके सामने होगा।